गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको हम लोग जीएसटी कहते हैं। गुड्स का मतलब होता है वस्तु और सर्विस का मतलब होता है सेवा, और जीएसटी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं या वस्तु और सेवा कर। कर जो होता है इसको जीएसटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? टैक्स बोलते हैं कर को, ठीक है, इतना याद रहेगा। देखिए जीएसटी जो हम लोग का है, तो जीएसटी कितना परसेंट से लगता है? तो जीएसटी आपका 0% से स्टार्ट होता है, 0% टू 28% तक आपका जीएसटी लगता है। इनकम टैक्स जो होता है, तो इनकम टैक्स आपका 0% से लेके आपका 33% तक लगता है। ये लगता है आपका इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। और जीएसटी जो होता है 0 से 28% तक हमारा जीएसटी लागू होता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमें समझना होगा कि इनकम टैक्स क्या है और जीएसटी क्या है। देखिए टैक्स को बांटा गया है कर को 2 भागों में। एक हमारा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को हम लोग प्रत्यक्ष आय बोलते हैं, प्रत्यक्ष कर, और इसको अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है इसमें बहुत प्रकार का टैक्स को लागू किया जा रहा था, बाद में आगे चल के इसमें आपका एक ही कर लागू किया गया जिसका नाम रखा गया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आप लोग देखते हैं ना, आयकर विभाग का छापा पड़ गया, इनकम टैक्स में ये हो गया, इनकम टैक्स में वो हो गया, तो इनकम टैक्स को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट टैक्स। यानी डायरेक्ट किसी से यदि पैसा या डायरेक्ट किसी से टैक्स के रूप में पैसा यदि हम लोग कलेक्ट करते हैं तो उसी को हम लोग इनकम टैक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का आय यदि 2.5 लाख रुपया से ज़्यादा है, इंडिया में ये नियम है आपका कि मोर देन 250 लाख टू इनकम एनुअल इनकम टू पे द टैक्स। 2.5 लाख रुपये तक आपका छूट है, 2.5 लाख तक आप कमाते हैं तो आपका 0% टैक्स लगता है, कुछ भी नहीं लगता है टैक्स। 2.5 लाख रुपये से आप ज़्यादा पैसा कमाते हैं, मोर देन 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख 1 रुपया या उससे ज़्यादा आप कमा रहे हैं तो आपका टैक्स कितना % लगेगा? पहले ये नियम था 5% का, अब ये नियम हो गया डायरेक्ट 10% का। यानी कि आप 2,50,000 1 रुपया भी कमाते हैं तो आपका 10% टैक्स लग जाएगा, ठीक है। और 2.5 लाख रुपये तक कमाते हैं तो छूट हो जाता है, ठीक है। ये किस उम्र के लिए है? ये उम्र है आपका 18 साल से 40 साल तक के जो युवा हैं उनके लिए ये नियम होता है कि 2.5 लाख रुपये तक उनको छूट है। यदि कोई युवा 40 साल से ऊपर है, 40 साल से ज़्यादा है और 60 साल के बीच में है तो उसको सिटीजनशिप मिलता है, और सिटीजनशिप में उसको 3 लाख रुपये तक का छूट मिलता है। कितना का छूट मिलेगा? 3 लाख रुपये तक का छूट मिल जाएगा उसमें। 3 लाख तक बिल्कुल ही 1 रुपया भी नहीं लगेगा, मतलब कि छूट है उसको। यदि किसी व्यक्ति का उम्र 60 साल से 80 साल के बीच में है तो ऐसे व्यक्ति को छूट है आपका 5 लाख रुपये तक। कितना छूट है? 5 लाख रुपये तक। यानी कि कोई व्यक्ति 60 साल से ज़्यादा हो बट 80 साल से कम हो तो उसके लिए 5 लाख रुपये तक का छूट है। सर कोई 80 साल से ऊपर होगा तो क्या होगा? तो 80 साल से आप प्लस भी रहिएगा तो आपके लिए भी यही छूट है, 5 लाख रुपये तक ही सरकारी अनुदान में छूट है। जैसे बहुत सारे व्यापार होते हैं, बिजनेस होते हैं, मान लीजिए कोई रजिस्टर्ड बिजनेस है, लाइसेंसी बिजनेस है और उस बिजनेस में जो नाम डाला गया है, मान लीजिए किसी जैसे मान लीजिए कि प्रकाश सिंह लिमिटेड कोई बिजनेस का नाम है और प्रकाश सिंह का जो उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, ये जो भी चीज़ इन्वॉल्व उसमें किया गया है, रेसिडेंटियल सारा इन्फॉर्मेशन, तो उसमें वो दिखा रहा है कि प्रकाश जी का उम्र 36 साल है या 35 साल है, तो उनको कम से कम 2.5 लाख रुपए तक छूट मिलेगा। उसके अलावा उनको टैक्स उनको पे करना पड़ेगा। यही बिजनेस वो यदि अपने पिताजी के नाम पे करते हैं और उनके पिताजी का उम्र यदि मान के चलिए कि 60 साल से ज़्यादा है, मतलब 60 और 80 वाले इसमें आते हैं, तो इनको कहेंगे सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन, चलो ठीक है। और ये हो जाएगा आपका केवल सिटीजन में ये आ जाएगा। और ये जो होता है इसको इंडिविजुअल पर्सन कहते हैं, या एडल्ट नहीं बोलेंगे, इंडिविजुअल पर्सन बोलेंगे, या फिर मेजर पर्सन बोल सकते हैं, मेजर पर्सन, ठीक है। ये सिटीजन हो जाएगा हमारा।
थोड़ा स्पेस नहीं मिल रहा है, सिटीजन हो गया, ये सुपर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर सिटीजन में आएगा, ये सुपर सीनियर नहीं आएगा, ये सुपर सिटीजन में आएगा। और ये जो आएगा 80 साल वाला, ये हमारा सुपर सीनियर सिटीजन SSC में आ जाएगा, यानी सुपर सीनियर सिटीजन में। तो आपको मालूम चल गया, यदि उनका पिताजी के नाम पर बिजनेस है और 60 और 80 वाले कंडीशन में आते हैं तो उनको कितना छूट मिलना चाहिए, 5 लाख रुपए तक उनको छूट मिल जाना चाहिए। आप समझ सकते हैं। बहुत बार बच्चा जो होता है, आप 11th क्लास में भी देख रहे हैं इस वीडियो को, या जो भी आई कार्ड लोग बनवाते हैं, ब्लॉक से बनता है ना कि हाँ भाई जातीय आवासीय बनवा लीजिए, आई कार्ड बनवा लीजिए, तो उसमें कितना तक पैसा लिख सकते हैं। तो आप जो भी उसमें एनुअल होता है, मंथली नहीं होता है, एनुअल होता है, तो आप 2.5 लाख से नीचे लिखिए। और वैसे तो सब लोग जानता ही हैं, कोई उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अपने किसी भी बैंक अकाउंट में जब आप खाता खोलने के लिए जाते हैं तो 2 कंडीशन आपके पास आता है। एक उस पर होता है कि आप अपना इनकम 1.5 लाख 2 लाख रुपये शो कर दीजिए, क्योंकि सबको पता है कि 2.5 लाख से ज़्यादा लोग लिखते नहीं हैं। बट बड़े इंसान हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, तो उनको लिखना पड़ेगा। और ज़्यादातर होता है कि ज़्यादातर लोग लिखते हैं कि एनुअल इनकम कितना है, 1.5 लाख है, या कोई 2 लाख रुपये तक लिख देगा, या 2,40,000 रुपये तक क्या करेगा, लिख देगा। तो उनके खाते के अनुसार उस बैंक में उनको जो इंटरेस्ट मिलता है बहुत कम मिलेगा। आप देख लीजिएगा, 2 खाता खोलिए आप एक ही बैंक में या अलग अलग बैंक में। एक में आप अपना एनुअल जितना इन्फॉर्मेशन होगा, अपना आधार कार्ड, अपना नाम सारा शो कीजिएगा, और उसमें 2,40,000 रुपये एक लिखिएगा, और एक में केवल आप 20,000 रुपये लिख दीजिएगा। दोनों में अंतर होगा। 20,000 जिसमें आप लिखिएगा ना, उसका देखिएगा इंटरेस्ट बहुत स्पीड से बढ़ेगा। आ रहा है समझ में ना, मतलब ज़्यादा स्पीड नहीं, जो भी सेविंग अकाउंट के रूल हैं उनके अकॉर्डिंग वो हाई स्पीड से बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा इसमें जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि 11th एक बेस है और आपको केवल बेस दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें रिबेट भी मिलता है, इसमें वैट, TDS, बहुत सारे टैक्सेस को इन्वॉल्व किया जाता है, जो GST फॉर्म में इधर आ जाते हैं, है ना। अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझ लीजिए। अब देखिए, इनकम टैक्स में बहुत सारे टैक्स आते थे। जैसे इसमें सेल्स टैक्स आता था, गुड्स टैक्स आता था, सर्विस टैक्स आता था। इसके बाद आपका जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला आता था उसको भी इसमें शामिल किया जाता था। इसके अलावा आपके वैट आता था, वैल्यू एडेड टैक्स, है ना। फिर इसका TDS भी करता था, TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो वो इनकम टैक्स या फिर ये आपका डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स हो, चाहे आपका ये वाला इनडायरेक्ट टैक्स हो, TDS एक बार कट गया तो उसको बदला नहीं जा सकता है। तो TDS लास्ट में सोच समझ के चार्टेड अकाउंटेंट या जो भी अकाउंटेंट होते हैं उसको कलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो पहले क्या था, सेल्स टैक्स, गुड्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट टैक्स, बहुत सारे टैक्स थे। इन टैक्स को क्या किया गया, हटा दिया गया, और इसके जगह पर एक टैक्स लागू किया गया जिसका नाम रखा गया GST, है ना। देखिए GST का सर कब भारत में कब GST इशू हुआ था, ऐसे चार्टेड एक्ट जो है बहुत पहले से ही इस पर दबाव दे रहा था कि भाई इसको आप लोग एथी कर दीजिए। जो भी इनकम टैक्स को जैसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स मान लेते हैं, उस प्रकार ये टैक्सेस को हटा के इसमें GST लागू किया जाए। लेकिन फाइनली आपका GST जो हुआ था 1 जुलाई 2017 को दिन आपका GST लागू हुआ था। ये CA डे भी है, इस दिन CA डे भी है आपका है, और इसी दिन आपका GST डे भी है, ठीक है, 1 जुलाई 2017। और स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुआ था GST को लेकर, जिस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग इसको समझेंगे अपने लेवल के अनुसार। अब देखिए GST को बांटा गया है तीन चरण में। पहला आपका आ जाता है SGST, CGST और एक आपका IGST। SGST को हम लोग स्टेट GST कहते हैं, यानी कि जो भी स्टेट लेवल पे टैक्सेस को कलेक्ट किया जाता है उसको हम लोग SGST कहते हैं। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, स्टेट GST। आ रहा है समझ में, क्योंकि GST बार बार नहीं लिखेंगे, इसका मतलब होगा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि एक राज्य में, जैसे हमारा जन्म यदि बिहार में हुआ है तो बिहार में जो भी हमारे पे टैक्स लगेगा वो काउंट होगा हमारा SGST में। और यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों उसमें टैक्स लेती है तो उसमें हो जाता है हमारा CGST। CGST का मतलब होता है सेंट्रल GST। सेंट्रल GST का मतलब क्या होता है, केंद्रीय। स्टेट का मतलब क्या होता है, राज्य। यदि राज्य सरकार कोई टैक्स लेती है तो उसको हम लोग बोलते हैं SGST, और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई टैक्स लेती है तो उसको बोलते हैं हम लोग CGST। एक होता है हमारा IGST। तो IGST का मतलब होता है इंट्राग्रेटेड GST, इंट्राग्रेटेड GST। इंट्राग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब होता है, पहले समझ लीजिए इसको। स्टेट GST का मतलब क्या होता है सर, एक मान लीजिए कि आपका राज्य है, जैसे मान के चलते हैं कि आपका बिहार है,
और बिहार में जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं या जो भी लेन देन करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, तो इस पर आपको दो ठो GST लगेगा। एक आपका यहाँ पर SGST लगेगा और एक आपका इसमें CGST लगेगा। दोनों GST इसमें आपके एक ही लेवल पे GST। CGST का मतलब सेंट्रल GST और IGST हमारा इंटेड GST। यदि हमारा कोई भी स्टेट लेवल काम होता है तो उसमें जो दोनों GST इन्वॉल्व होते हैं, एक हमारा SGST भी इन्वॉल्व होता है और एक हमारा इसमें CGST भी इन्वॉल्व होता है। दोनों GST इसमें इन्वॉल्व होता है। और IGST जो होता है उसके बारे में हम लोग बाद में जिक्र करेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग अपने घर में बिजली सप्लाई लेते होंगे, कभी आपका वो स्लिप वो मीटर रीडिंग होता है तो कटता होगा, तो उस पर देखिएगा, उस पर CGST और SGST दोनों लगते हैं। या आप कपड़ा व्यापारी हैं तो उस पर भी देखिएगा आपका CGST SGST दोनों लगता है। इसके अलावा आप किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए तो वहाँ भी देखिएगा स्लिप पे आपका दोनों GST आपका दिया रहेगा। यदि SGST आपका 9% है तो CGST भी आपका 9% होगा। और आपका यदि वो 5% है CGST तो आपका उसमें भी 5% आपका हो सकता है। ठीक है, देखिए 0% आपका टैक्स किस पर है? वाटर पर है, साल्ट पर है। आ रहा है समझ में ना? इन सब चीज़ों पर क्या है आपका 0% GST है। आपका 5% इससे पहले 3% GST आएगा। 3% GST जो है आपका चावल पर, गेहूं पर, इन सब चीज़ों पर मिलेगा। 5% जो GST है वो आपका ज़्यादातर ड्रिंक वगैरह पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको आएगा 10% का GST। 10% और 12% वाला GST सबसे ज़्यादा क्लोथ पर यूज किए जाते हैं, कपड़ा उद्योग पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके 18% एक GST आएगा। तो 18% GST जो होता है वो ज़्यादातर केमिकल से युक्त बने हुए प्रोडक्ट, एल्कोहल, शराब वगैरह और महंगे महंगे चीज़ों पर आपका क्या होता है, लगता है GST। ठीक है, 3% GST में आपका गोल्ड भी आता है। जैसे सोना वोना का आप सामान लेते हैं तो उस पर भी 3% GST लगता है। 18% GST ज़्यादातर रासायनिक पदार्थ पर, एल्कोहल पर लगता है। और 28% GST जो होता है वो सबसे खतरनाक केमिकल और एल्कोहल पर यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे महुआ का दारू कौन पीता है तो 18% GST, अंग्रेजी शराब पिएगा तो 28% GST। आ रहा है समझ में? तो ये होता है GST हम लोग का। दोनों पे GST जो होता है, दोनों GST लगेगा। आपका SGST भी इसमें इन्वॉल्व होगा और आपका इसमें CGST भी इन्वॉल्व होगा। लेकिन कुछ केस में आपका जो होगा इसमें SGST इन्वॉल्व भी होगा, कुछ केस में। अधिकतर केस में ये दोनों GST आपको साथ में मिलेंगे। जैसे मान के चलते हैं बिहार सरकार के अंतर्गत कोई कार्य आता है जिसका दूर दूर से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई रिलेटेड नहीं है, उसका ऐसे तो रिलेटेड सब हो ही जाता है, क्योंकि एक भारत एक देश है और उसी देश में सारा राज्य है तो उससे कनेक्टेड तो है ही हर कंडीशन में। तो उस कंडीशन में दोनों GST, और केवल बिहार में या उससे रिलेटेड कोई वर्क हो रहा है तब जाके आपका SGST लग जाएगा। लेकिन SGST माइनर केस में लगता है, नहीं तो दोनों लगता है। IGST का मतलब क्या होता है? IGST का मतलब होता है ना, जैसे मान लीजिए कि भारत आपका एक देश है। ठीक है, भारत आपका क्या है? भारत आपका देश है और भारत आपका जो इंडिया है, इंडिया है ना। और कोई सोच रहा होगा कि बढ़िया मैप नहीं बना है, तो हम लोग पेंटर नहीं है, हम लोग टीचर है। ठीक है, देखो यहाँ पर इंडिया में यदि मान लीजिए कि बिहार यहाँ पर है, यूपी यहाँ पर है, दिल्ली यहाँ पर है, पंजाब यहाँ पर है। यदि बिहार से यूपी और यूपी से दिल्ली और दिल्ली से आपका पंजाब, इस सब एरिया में यदि कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है या वहाँ से हो रहा है डायरेक्ट आपका मुंबई, या डायरेक्ट हो रहा है यहाँ पर गुजरात में, है ना, या आपका यहाँ पर केरल से आपका हो रहा है बिहार में, तो कोई भी ट्रांजैक्शन एक राज्य से दूसरे राज्य में होगा और भारत सीमा के अंतर्गत आएगा तो उसको हम लोग कहेंगे IGST। आ रहा है समझ में ना? एक देश के सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यापार कीजिएगा तो किस में कनेक्ट होगा? आपका IGST में होगा। इतना आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया सबको? सर इससे ऊपर विदेश में सप्लाई होगा, तो विदेश में सप्लाई होगा तो उसके लिए फॉरेन एक्साइजेज ड्यूटी लग जाता है और भी बहुत प्रकार के टैक्स हैं जो उसमें लागू किए जाते हैं। आप अपने देश की सीमा तक ये 3 टैक्सेस का प्रयोग कर सकते हैं GST के फॉर्म में। उसके अलावा इनकम टैक्स भी लगता है। ये नहीं है कि GST लग गया तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा। देखिए, आपको किसी भी प्रोडक्ट पर यदि GST लग रहा है तो आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा, इसका कोनो गारंटी नहीं है, आपको इनकम टैक्स देना पड़ जाएगा। देखिए, इनकम टैक्स का मतलब होता है कि मोर देन 2.5 लाख रुपए आप कमाते हैं। अभी सिचुएशन आपको हम बताएं कि कितना पर कितना तक का छूट होता है, किस उम्र पर कितना तक आपको रिलीफ मिल सकता है। उसके अलावा आप जो भी पैसा कमाते हैं तो इस पर आपको इनकम टैक्स लग जाएगा। उसके अलावा आप यदि GST यहाँ पर GST जो है तो GST आपको देना है। देखिए, GST एक ऐसा टैक्स होता है ना कि एक छोटा बच्चा है ना वो भी पे करता है। छोटा बच्चा का जब जन्म होता है तो सुई है, दवाई है, तो ये है, सिरप है, तो सारा जो भी मेडिसिन आता है उस पर ऑलरेडी GST लगा रहता है। जितना भी मेडिसिन रहता है उस पर 12% से 18% का GST इन्वॉल्व रहता है, जो कि उसको हर हालत में उसके पेरेंट्स को पे करना होता है। इसके अलावा वो बेचारा छोटा एक साबुन से नहाता है ना, बेबी जॉनसन पाउडर लगाता है, बेबी जॉनसन साबुन से नहाता है, उस पर भी टैक्स रहता है। आप देखिएगा ध्यान से, कभी साबुन के पीछे उस पर भी टैक्स लगा रहता है। तो GST एक ऐसा टैक्स है ना, उसमें हम लोग इन्वॉल्व रहते ही रहते हैं। आप मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीदिए, किताब खरीदिए, कोई
वस्तु खरीदिए, पंखा खरीदिए, एसी खरीदिए, टीवी, कुछ भी खरीदिए आप, उस पर आपको जीएसटी आपको उसमें मिलेगा ही मिलेगा। तो जीएसटी जो होता है ना, आप किसी भी गुड्स यानी कोई भी सामान वस्तु बेच रहे हैं वहाँ लग जाएगा, या कोई भी सर्विस हम लोग दे रहे हैं, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ, तो इस पर भी जीएसटी लग जाएगा। नियम इसका ये है। और जो भी वकील हैं, चार्टेड अकाउंटेंट है, डॉक्टर हैं, जो भी प्रोफेशनल लाइन है, उनको अपने सर्विस के रिगार्डिंग जीएसटी भरना होगा। जो भी व्यापारी हैं, आपके अपने व्यापार के रिगार्डिंग क्या करना होगा, टैक्स को, जीएसटी को भरना होगा। और ये सारे पैसे किससे वसूले जाते हैं, तो ये सारे पैसे सर कस्टमर से वसूल लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे समझिए जीएसटी का ज़्यादातर पर्पस होता है कि जहाँ गुड्स बन रहा है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, यानी कि वस्तुओं का जहाँ निर्माण हो रहा है जिस फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री में जब ये वस्तु बन जाता है, कोई प्रोडक्ट बन जाता है, तो वहीं पर जीएसटी लग जाता है। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी उस पर जीएसटी टैग करके या अपना जीएसटी नंबर देके वहाँ से सप्लाई करती है। कंपनी अपना प्रोडक्ट जो होता है वो एजेंट को बेचती है, एजेंट के जिम्मे कर देती है। एजेंट जो होता है, तो एजेंट किसको देता है, सप्लायर को या डीलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। डिस्ट्रीब्यूटर किसको देता है, वोल सेलर को देता है। आ रहा है समझ में ना, क्योंकि जो एजेंसी लिया रहेगा उसको डिस्ट्रीब्यूटर बोलेंगे। उसके बाद वोल सेलर को देगा। अब वोल सेलर किसको देगा, वोल सेलर किसको देगा, वोल सेलर अपना रिटेलर को देगा। अब देखिए, अब रिटेलर को कोई वस्तु दे दिया गया, वोल सेलर, देखिए यहाँ पर टैक्स लगा, इस टैक्स का भरपाई कंपनी ने किस पर कर दिया, एजेंट पर कर दिया। एजेंट अपना कमीशन और इस टैक्स की भरपाई किस पर कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटर पर कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटर किस पर कर दिया, वोल सेलर पे, बड़ा बड़ा महाजन जो होता है। और वोल सेलर किस पर कर दिया, रिटेलर, जो खुदरा व्यापारी है उस पर कर दिया। इहो कम नहीं है, इहो दूसरा कस्टमर से सब ले लेता है, कस्टमर से ले लेगा पैसा। ही सब समझ में आ रहा है ना। रिटेलर जो भी दुकानदार है तो उनको क्या दिक्कत है, आप कोलगेट लीजिए, साबुन लीजिए, सर्फ लीजिए, सब कंपनी का प्रोडक्ट है। आपका घड़ी डिटर्जेंट का वो फैक्ट्री खोल कर बैठा रहा है, और उसका कंपनी थोड़े ना है, कंपनी का प्रोडक्ट आ रहा है, आपको बेच रहा है, वो टैक्स भर के आ रहा है, तो आपसे वो पैसा ले लेता है। तो हर हालत में वो पैसा किससे वसूल किया जाता है, कस्टमर या कंज्यूमर से ही वो पैसा वसूल कर लिया जाता है। इतना याद रहना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग जर्नल एंट्री पढ़ेंगे सर जीएसटी पर। जीएसटी पर जर्नल एंट्री पढ़ेंगे। जीएसटी में दो कंडीशन समझिएगा, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। आउटपुट में ही नहीं होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में। एक होता है आउटपुट और एक होता है इनपुट। देखिए बिजनेस में कोई चीज़ आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, इनपुट, और बिजनेस से कोई चीज़ बाहर जाएगा तो क्या बोलेंगे, आउटपुट। जैसे आप कोई चीज़ परचेज कीजिएगा तो ये बताइए कि इनपुट लगेगा कि आउटपुट लगेगा। परचेज कीजिएगा, वस्तु खरीदिएगा तो वस्तु आएगा आपके पास, तो उस कंडीशन में आपका इनपुट जीएसटी लगना चाहिए। और कोई वस्तु बेचिएगा, सेल्स कीजिएगा, सेलर आप हैं और सेल कीजिएगा तो क्या होगा, आउटपुट होगा, वहाँ से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसी कंडीशन को समझना है और समझते हुए हमें यहाँ पर जर्नल एंट्री बनाना है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, परचेज गुड्स कितना है भाई, 20,000 रुपये है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट, और 2 में लिखेंगे कैश अकाउंट। ठीक है, फिर इसमें कौन सा जीएसटी हमारा है, अच्छा सीजीएसटी और एसजीएसटी है, तो पहले उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम कैश का पेमेंट कर देंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए हमें देखिए एक चीज़ और आपको ध्यान थोड़ा सा, इनपुट जीएसटी जो होता है हमेशा डेबिट में होता है और आउटपुट जीएसटी हमेशा क्रेडिट में होता है, इतना याद रखिएगा। लिख सकते हैं, लेकिन 2 जीएसटी दिया है तो उसको दोनों को जोड़ के कर रहे हैं। आप चाहें तो उसमें 12% एक ही बार में जीएसटी लिख सकते हैं, लेकिन वैसे ठीक लगता है और ऐसे सही भी माना जाता है। देखिए यहाँ पर परचेज कितना का किया है, 20,000 रुपये का, 20,000 रुपये लिख दीजिए। 6% जीएसटी है ना, 20,000 का 6% कितना होगा, 1200 रुपया। 1200 इसमें लिखिए और 1200 रुपया इसमें लिखिए, दोनों मिला के आपका कितना हो जाएगा, 2000, हाँ नहीं 22,400 होगा, 22,400। तो आपका ये जीएसटी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, पहले परचेज कर रहे थे 20,000 रुपये का,
GST इस पर लग गया 6% CGST SGST, तो आपका मूल्य कितना हो गया 2400 रुपये बढ़ गया, 2400 रुपये बढ़ गया। इसीलिए GST शुरुआती दौर में आया था ना तो ढेर दिक्कत कर रहा था, कस्टमर को चाहे बिजनेसमैन को सबको प्रॉब्लम में डाल दिया था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सिचुएशनल अब ठीक है। इसका 2 नंबर देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से परचेज कर रहा है। देखिए मालूम है कौन सा GST इसमें लगेगा, इनपुट GST लगेगा इसमें ना, तो इनपुट GST लगेगा सर, इनपुट और 2 में सप्लायर है तो 2 में हम लोग लिख देंगे क्रेडिटर्स। ठीक है। देखिए परचेज कितना कर रहा है 30,000 का, हम भी लिख देंगे 30,000 रुपये। उसके बाद 6% है ना भाई, तो 6% इसका कितना हो जाएगा 1800 रुपया। यहाँ भी कितना हो जाएगा 1800 रुपया, 18 दूनी का 36 हो गया, तो कितना हो गया बबुआ 33,600 रुपया, 33,600 रुपया हो गया हम लोग का। फिर 3 नंबर पे यहाँ पर आ जाइए। 3 नंबर में क्या है, गुड्स सोल्ड है, वस्तु बेचेगा, तो वस्तु जाएगा, बिजनेस से बाहर निकलेगा तो आउटपुट लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कैश अकाउंट डेबिट, और 2 में कौन सा GST होगा, किसको बेच रहा है भाई, सेल्स है ना, सेल्स। उसके बाद हमारा लगेगा यहाँ पर आउटपुट GST, नीचे भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट अरे इसमें CGST। देखिए सेल्स कितना का कर रहा है, सेल्स कर रहा है 30,000 रुपये का, सेल्स कर रहा है 30,000 का, और 6% है तो 30,000 का कितना होगा 1800, इसका भी कितना होगा 1800, यानी 33,600 रुपये हो जाएगा हम लोग का। तो कैश में कितना है उसे ले लिया जाएगा 33,600 रुपया, इसको घेर दीजिए यहाँ से। उसके बाद देखिए 4 नंबर में क्या है भाई, डिपॉजिट कैश टू NB ऑर्गेनाइजेशन। NB ऑर्गेनाइजेशन को कैश डिपॉजिट कर रहा है, यानी इसके पास से कैश आ रहा है कि जा रहा है, इतना ध्यान देना है। कैश सर जा रहा है, डिपॉजिट करेगा तो कैश जाएगा। लिखिए इसमें NB ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या लिखेंगे NB 2 में लिखेंगे कैश अकाउंट, 2 में क्या लिखेंगे कैश अकाउंट लिखेंगे। अब इसके अलावा हमें कैश अकाउंट 2 में लिखना चाहिए, बिल्कुल नहीं, हमें पहले उसको लिखना चाहिए GST को लिखेंगे। इसमें इनपुट नहीं होगा, आउटपुट होगा, पूरा हटाओ इसको। अब लिखो इनपुट कौन सा है भाई SGST है, इनपुट SGST और इनपुट CGST। 6% है दोनों, डेबिट है सब। कितना है भाई 2 में कैसे अकाउंट हो जाएगा, कितना का उसमें कर रहा है 10,000 रुपये का, और 10,000 का 6% 600, इसका भी कितना होगा 600, दोनों मिला के 11,200, यानी कैश हमको कितना पेमेंट करना होगा 11,200 रुपये का पेमेंट करना होगा। अब बचा हमारा रेंट अकाउंट, क्या बचा रेंट अकाउंट बचा, तो लिखिए रेंट अकाउंट डेबिट, और इसमें लिखिएगा इनपुट, इसमें भी लिखिएगा इनपुट। सर रेंट में इनपुट क्यों लिखेंगे, क्योंकि पैसा सर जा रहा है। और प्लस में एक चीज़ और इसमें है कि मान लीजिए आप उसका रूम लिए हैं किसी का, तो आप रूम में ही रह रहे हैं, इसलिए इनपुट वहाँ पर लग जाता है, ठीक है, उसके एंजॉय कर रहे हैं मतलब उससे रूम को। कितना है भाई रेंट उसमें 7,000 रुपये का रेंट है। इसका 6% कितना होगा 7,000 का 140 रुपया, 140 रुपये तो नहीं होना चाहिए। जब 10,000 का 600 हो रहा है तो इसका ऐसे कैसे हो जाएगा, 2 जीरो का तब सच्चक कितना होता है, सच्चक 42, 420 रुपये होगा। अरे उधर हट रहा है 420 रुपये,
420 रुपये इसका और 420 रुपये इसका, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 840 रुपया। तो कैश में वसूल कर लीजिएगा 7,840 रुपया। और टोटल जो अमाउंट है यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, देखिएगा कि डेबिट बराबर आपका क्रेडिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो टोटल जो भी हिसाब होगा यहाँ पर दिखा दीजिएगा, आपका ये बन गया। तो क्या आपको समझ में आया कि जीएसटी क्या होता है? इनकम टैक्स का भी थोड़ा बहुत नॉलेज आपको दे दिए। उसके अलावा जीएसटी कितने प्रकार से बांटे गए हैं और उसका जनरल अकाउंट कैसे बनता है या उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। ठीक है।